Continuity of the previous lecture. The nervous system. All behavior result from the activity in the cells of the nervous system. इन सारी चीज़ों को या इन सारी डिटेल्स को कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं नर्वस सिस्टम के लिए और कैसे मैसेज आगे जाता है। और इसकी मैंने आपको बताया था कि 2 डिवीजन है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा पैरिफेरल नर्वस सिस्टम है। आगे फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स हैं और पैरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है पैरिफेरल नर्व्स के थ्रू। तो ये थोड़ी सी आगे हम फर्दर देखेंगे कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, ये क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कैसे ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इन सारी एक्टिविटीज़ में जो हमारा हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करके हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन पे बेस्ड करता है। ये सेंसरी इनपुट इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से कैरी करता है इंफॉर्मेशन टू सीएनएस, और मोटर न्यूरॉन्स कैरी द इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सीएनएस टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये सारे इसके डिटेल दी गई है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ कैसे आती हैं, फिर सेंसरी इन्फॉर्मेशन से आगे मोटर तक कैसे जाती हैं, फिर ये मसल्स और ग्लैंड्स तक को एक्टिवेट कैसे करती हैं मसल्स और ग्लैंड को, ताकि रिस्पॉन्स करो। ये कुछ नर्वस सिस्टम ओवरव्यू है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एफरेंट है, इफरेंट है। इफरेंट जो है वो अकर होता है स्मैटिक में और ऑटोनॉमिक में, और उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये कुछ ओवरव्यू है अबाउट द नर्वस सिस्टम। फिर हम पैरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखते हैं कि पैरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो क्रीनियल नर्व्स हैं या सेंट्रल नर्व्स है या पैरिफेरल नर्व्स हैं, ऑटोनॉमिक है, ये सारे किस तरह काम करते हैं और ह्यूमन बॉडी को किस तरह कंट्रोल करते हैं। और ये जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन हैं या डिफरेंट डिवीजन्स हैं, ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, ये हमारे जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हैं इनको कैसे कंट्रोल करते हैं, या हमारे ह्यूमन बीइंग के जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में द सिमेटिक नर्व सिस्टम, ये क्या काम करती है, ये करते हैं कि सेंड एंड रिसीव द सेंसरी मैसेज दैट कंट्रोल द वॉलंटरी motor movement of the skeletal muscles. Autonomic nervous system, smooth muscles, digestion, heart rate, breathing. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फिर फर्दर है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर में इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ दिया गया है कि हमारा जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है ये कोऑर्डिनेशन के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करता है। लेकिन हम पहले सेपरेटली देखते हैं कि सिंपैथेटिक क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उसके बाद देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक, फिर दोनों, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं, तो इसीलिए ये दोनों जॉइंट हैं या एक दूसरे के करीब हैं, मिल के काम करते हैं। इसमें सिंपैथेटिक क्या काम करता है, अराउजल एंड एक्सपेंडिचर के ऑफ एनर्जी कि एनर्जी जब आती है तो उसका अराउजल होता है और उस एनर्जी को कैसे एक्सपेंड करना है या स्पेंड करना होता है, यानी यूटिलाइज करना होता है। फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स के जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनको कैसे फेस करना है, उसके लिए फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कैसे देना है, ये सारा सिंपैथेटिक पैरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर होता है। और उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक है, ये कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी को करते हैं। फिर इसमें रेस्ट एंड रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है, हिप्नोसिस है एंड बायोफीडबैक। ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो पैरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये मिल के काम करता है।
और ये सारे अराउजल होता है, अराउजल ऑफ एनर्जी है, एक्सटर्नल थ्रेट्स कैसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देना है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे करनी है, रेस्ट रिलैक्सेशन कैसे होने देनी है, कब ज़रूरत होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग को रेस्ट की और रिलैक्सेशन की, और उसके साथ साथ कैसे मेडिटेट करना है और हिप्नोसिस होना है, कैसे बायोफीडबैक देनी है। तो ये सारे प्रोसेस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर होते हैं। फिर आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें ब्रेन किस तरह काम करता है और ब्रेन के कौन से मेजर पार्ट हैं जो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। सीएनएस करता क्या है, कंट्रोल द सेंटर फॉर द मोस्ट वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री बिहेवियर्स, कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री बिहेवियर्स को कंट्रोल कर, उसके सेंटर को कंट्रोल करता है। इस तरह इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं ब्रेन के, जैसे कि यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई, कुछ एरियाज हैं ब्रेन के। ब्रेन को दो तरह से हम देखते हैं, कंट्रोल सेंटर फॉर ऑल वॉलेंट्री एंड मोस्ट इनवॉलेंट्री बिहेवियर्स। कुछ एरियाज में डिवाइड होते हैं और कुछ डिविजन्स में। ब्रेन के बेसिकली ये एरियाज हैं जिसमें सेरिब्लम, ब्रेन स्टेम, और ब्रेन की डिवीजन क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सेरिब्रम और सेरिब्लम और ब्रेन स्टेम को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी डिवीजन्स को। हिंड ब्रेन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसमें मेडुला है, बोन्स हैं, सेरिब्लम है। यहाँ पे ये देखें कि ये पिक्चर में क्लियरली बताया गया है कि बोन्स कहाँ पे होते हैं, मेडुला कहाँ पे है, सेरिब्लम कहाँ पे है, और स्पाइनल कॉर्ड। हिंड ब्रेन, सेरिब्लम सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। कोऑर्डिनेट द हैबिचुअल मसल्स मूवमेंट, के जो हैबिचुअल मसल मूवमेंट है उनको, जैसे वॉकिंग है या अदर्स जो भी है आपकी हैबिचुअल मूवमेंट्स हैं वो होती हैं। उसमें ट्रैकिंग टारगेट विद आइज, प्लेइंग द सेक्सोफोन्स और एक्सेट्री impulse for the maintaining the smooth movement and coordination, the motor activity, alexia, lack of coordination। ये एक बीमारी है जिसको एलेक्सिया कहा जाता है। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है कि आपके ब्रेन जो है वो डिफरेंट, हिंड ब्रेन जो है वो डिफरेंट आपको मैसेज दे रहा होता है, लेकिन आपका रिस्पांस डिफरेंट होता है। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिस्पांस, मैसेज एंड रिस्पांस। फिर हिंड ब्रेन में स्टेम एंड पोन्स क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। स्टेम, पोन्स एंड मेडुला क्या एक्टिविटी करते हैं, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें देखें तो पोन्स जो हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, स्लीप, आपकी स्लीप को देखते हैं, रेस्पिरेशन को देखते हैं, मूवमेंट्स को देखते हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को देखते हैं, इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन। मेडुला क्या है, ब्लड प्रेशर, आपके मेडुला जो फंक्शन करता है, जो एप्रली आपको पता चले कि हाँ जी हाँ हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीज़ों को कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो मेडुला जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और ब्रीदिंग को। इसमें जब मेडुला और बोन्स में प्रॉब्लम आते हैं तो मोस्टली ये फेलियर होते हैं और ये लीड करते हैं डेथ को। इसके अलावा लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन, यानी आपकी बॉडी जो है वो ओवरली या पैरालाइज हो जाती है। तो इसके साथ मिड ब्रेन क्या एक्टिविटी करता है, स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन, relay station of the auditory and visual information, the function visual auditory systems, eye movements, इन सारी चीज़ों को हमारा मिड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये किस तरह मिड ब्रेन जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन देता है हमारे डिफरेंट फंक्शंस को। अवेयरनेस, अटेंशन एंड स्लीप है, डैमेजेस इसमें डिस्टर्ब स्लीप है, और परमानेंट कोमा लाइक स्लीप। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है ये स्लीप से रिलेटेड है। इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो या तो डिस्टर्ब स्लीप होती है कि आप
रात को सो नहीं पाते या बार बार उठते हैं, या फिर उसमें परमानेंट स्लीप आ जाती है लाइक कोमा। रेटिकुलर एक्टिविटी activating the system projects to the thalamus and wakes you up। तो इसमें क्या है, फोरब्रेन है, हाइपोथैलेमस है एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन, सबकॉर्टिकल ब्रेन एरिया टग्ड इनटू द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ये यहाँ पे देखेंगे सेंटर ऑफ द ब्रेन में इसमें कौन कौन से हैं, गैंग्लिया एंड लिम्बिक सिस्टम है, ये सारे किस तरह कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और आगे हम देखते हैं लिम्बिक सिस्टम, स्मेल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स के लिम्बिक सिस्टम जो है स्मेल और इमोशंस को रिस्पॉन्स करता है, और यस आपके स्मेल और इमोशन को कंट्रोल भी करता है और उसको अकर होने में उनकी हेल्प करता है। तो आवर परमेटिव ब्रेन सिस्टम वेरियस स्ट्रक्चर इन फोर ब्रेन, इसमें इमोशन है, बेसिक ड्राइव्स है, लर्निंग है, इन्फ्लुएंस, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। फिर है लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस रिले स्टेशन, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, रिले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टू द प्रॉपर एरिया ऑफ द ब्रेन, कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी आउटपुट सेंसरी रिसेप्टर तक जाती हैं, और फिर सेंसरी रिसेप्टर से वो इन्फॉर्मेशन जो है जो स्पेसिफिक या प्रॉपर एरिया ऑफ द ब्रेन होता है वहाँ तक जाती हैं, और वहाँ से वो जो स्टिमुलस जो भी रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलस होता है उसको स्टिमुलेट करती हैं, और उसके जवाब में कोई भी एक्शन अकर होता है। और जब इसमें थैलेमस में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें ये ज़्यादातर मेमोरी से रिलेटेड होता है, और मेमोरी में अगर कोई आए इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो ऑब्वियसली एमेंसिया यानी भूलने की इंसान चीज़ों को भूलने लगता है। अगर कहीं माइनर से प्रॉब्लम हो तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी भूलती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो इंसान अपनी मेमोरी से अपने बारे में या अपने से रिलेटेड लोगों के बारे में सारी चीज़ें भूल जाता है। तो यहाँ एमेंसिया एंड अदर सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं। फिर है हाइपोथैलेमस के जो 5S हैं, इनको कैसे देखना है। इसमें जो 5S हैं 5F हैं, 5Fs, फीवर, फीडिंग, फाइटिंग, फॉलिंग स्लीप, फकिंग। तो ये सारी हाइपोथैलेमस इनको रेगुलेट करता है, और ये सारे जो फंक्शन ये हाइपोथैलेमस की वजह से ये 5F अकर होते हैं, 5F अकर होते हैं। फिर है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया बेसल गैंग्लिया इम्पॉर्टेंट होता है मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन के लिए, कि जो मूवमेंट और ब्रेन के जो मैसेजेस हैं उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करता है। अगर वहाँ से कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो इसमें ये दो जो हंटिंगटन डिजीज़ है और पार्किंसन डिजीज़ जो हैं वो अकर होती हैं। फिर है लिम्बिक सिस्टम है मैगडाला, गिव्स द इमोशनल सिग्निफिकेंस Carver-Bocuse सिंड्रोम इफ़ द डिस्ट्रॉयड, कि अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये डिजीज़ होती है। और इसके अलावा मैगडाला एग्रेशन, कि मैगडाला जो है एग्रेशन को इनिशिएट करता है, एग्रेशन कॉज करता है। ये Carver-Bocuse सिंड्रोम, ये लिम्बिक सिस्टम हिप्पोकैम्पस है, मेमोरी से रिलेटेड है। ये कंसोलिडेशन ऑफ द कॉन्शियस मेमोरी है। इफ़ यू सा द हिप्पो एंड कैम्पस यू वुड रिमेंबर हर। ब्रेन सेरेब्रम, कॉम्प्लेक्स थॉट, परसेप्शन एंड एक्शन। ये कैसे होते हैं, सेरेब्रम में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल कैनाल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके इस यानी कॉम्प्लेक्स थॉट, परसेप्शन एंड एक्शन को कंट्रोल करती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स
ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये 2 हेमिस्फीयर्स हैं कनेक्टेड बाय द कॉपरक्लॉसम thick band of the fibers, 4 lobes separated by the groove skulls। और ये हेमिस्फीयर्स हैं हमारे पास। मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि 2 हेमिस्फीयर हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कैसे हेमिस्फीयर कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। वहाँ तो मैंने आपको बताया ना कि वो सारे फंक्शन कैसे होती हैं। अब उसके फंक्शन के उस सारे प्रोसेस में कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने में ह्यूमन बीइंग को हेल्प करता है। तो लेफ्ट कंट्रोल द राइट एंड राइट कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। कि हमारे जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है हमारे राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड जो है हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव फंक्शंस। अब हम इनके रिस्पेक्टिव फंक्शन देखते हैं। राइट इज़ फॉर द इंट्यूशन आर्टिस्टिक इमोशंस, लेफ्ट इज़ फॉर द लैंग्वेज एंड लॉजिक। अब यहाँ पे देखें कि जो चीज़ें हैं ये ब्रेन है और ये इसके 2 हेमिस्फीयर हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एक राइट हेमिस्फीयर। तो इन दोनों को लेफ्ट को पर्पल से शो किया गया और राइट को लाइट ग्रीन या जो भी कलर है इसमें। उसमें ये देखें कि लेफ्ट जो है वो वर्ड्स है, नंबर्स हैं, लिस्ट है, लॉजिक है, एनालिसिस है। इन सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा राइट साइड कलर्स को, डे ड्रीमिंग, 3D, रिदम, इमेजिनेशन, इन सब चीज़ों को राइट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। फिर है कॉपरक्लॉसम। कॉपरक्लॉसम क्या करता है? बंडल ऑफ द नर्व फाइबर दैट ब्रिज लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स, स्लिप ब्रेन। इसमें की एंड रिंग में डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पे पिक्चर में भी ये दिखाई गई है। लोब्स देयर एक ब्रेन के में 4 लोब्स होती हैं, जिसमें एक फ्रंटल लोब है, पैरिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है। फ्रंटल लोब एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। कि फ्रंटल लोब कौन कौन सा फंक्शन करती है? द फ्रंट ऑफ द ब्रेन में होती है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है और प्री मोटर एरिया इसका है मोटर एरिया और ब्रोका एरिया है एक्सप्रेसिव स्पीच। पार्टियल लोब बॉडी इन स्पेस, ये इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें डैमेज है, एप्रेक्सिया है और एंसोनोजिया है। उसके बाद टेम्पोरल लोब हेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, कनेक्टेड टू द लिम्बिक सिस्टम है। फंक्शन ऑफ द टेम्पोरल लोब प्राइमरी आर्टरी कॉर्टेक्स है, इमोशनल बिहेवियर है, मेमोरी है, इंटरप्रेट स्पीच और रिंकल एरिया है। इसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब, विजन सेंटर है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, साइट रीडिंग एंड विजुअल इमेजेस से रिलेटेड है। टेस्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये कुछ टेस्ट हैं जो ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए टेस्ट किए जाते हैं कि कहीं पे ब्रेन में कहाँ पे प्रॉब्लम है या स्ट्रक्चर में कहीं कोई चीज़ मिसिंग है या कुछ भी ऐसे है। तो ये टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं और इनके ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि ब्रेन के किस पार्ट में और पार्ट के किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और नेक्स्ट हम इसके ब्रेन के प्रॉपर जो फंक्शन हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से जो है पार्ट हम जो डेली लाइफ में अपने बिहेवियर परफॉर्म करते हैं वो उनको कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है सपोर्ट करता है।